अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 309वां सबक है। मोहतरम बुज़ुर्गों, हमारे मुल्क हिंदुस्तान में बार बार ये मुस्लिम मुखालिफ मुद्दे गवर्नमेंटें क्यों खड़ी करती है। कभी मस्जिद और मंदिर का जो मुद्दा है और जो मसला है वो 10 मिनट की बैठक में हल हो सकता है, उसको 70-70 साल तक जिंदा रखा जाता है। कभी मुल्क के माहौल को ख़राब करने के लिए मस्जिद की जगह पे शिलान्यास कराया जाता है। कभी कॉमन सिविल कोड और पर्सनल लॉ के मसलों को उलझाया जाता है। ये सब पे कभी हम लोगों ने गौर किया है? अगर नहीं गौर किया है तो मैं आपको बताता हूँ, ये सब गवर्नमेंट का भांडवल है, दुकान है। दुकान, भांडवल उसे कहते हैं जो दुकान में बेचने का सामान होता है। तो ये जो मुद्दे हैं ना, ये गवर्नमेंट के बेचने का भांडवल है, ये वो सामान है, ये जो गवर्नमेंट तिजारत के अंदर बेचती है। तो 70 साल से उन्होंने ये जो अपना भांडवल था, ये अपना जो सामान तिजारत था, उसको इसलिए जिंदा रखा क्योंकि इनको गवर्नमेंटों में बाकी रहने का था। और मुल्क की जो आम गरीब लोग हैं उनका ध्यान बेसिक मुद्दों से हटा के गरीबी, फाका कशी, बेरोजगारी, रहने को घर नहीं, रास्ते पूरी तरह से जो है टूटे फूटे हुए, बराबर इंतजामात नहीं, बीमारियां आम हो चुकी है। डेंगू से हर हर शहर में रोजाना 10-10, 15-15 लोग मर रहे हैं। ये तमाम चीज़ों पे लोगों का ध्यान नहीं जाना चाहिए। मीडिया चैनलों ने ये चीज़ें नहीं बताना चाहिए कि दिल्ली में डेंगू से 70 लोग मर चुके हैं, यूपी में डेंगू से 2,500 से 3,000 लोग मर चुके हैं, महाराष्ट्र के हर शहर में, हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डेंगू की वजह से 100-100 और 200-200 पेशेंट हॉस्पिटलों के अंदर भरे हुए हैं। और जो बड़े शहर है, बॉम्बे है, पुणे है, नागपुर है और दूसरे शहर है, उन शहरों में हॉस्पिटलों और क्लिनिक्स और जो डॉक्टरों की डिस्पेंसरीज होती है, वहाँ पे पैर रखने के लिए जगह नहीं है। ये चीज़ें मीडिया इसलिए नहीं बता रही है, उनको मालूम है कि 70 साल से तो हम यही करते आ रहे हैं कि पब्लिक को उलझा के रखो, इनको उलझाओ मस्जिद मंदिर के मुद्दे में, इनको उलझाओ कॉमन और पर्सनल लॉ के मुद्दे में, इनको उलझाओ दूसरी चीज़ों में, इनको लड़ाने का काम करो, इनका यूज़ करो। तो ये सब गवर्नमेंट का जो सामान तिजारत है, उस सामान तिजारत की बिना पर जो बेसिक मुद्दे हैं गवर्नमेंट उस पर हमारा ध्यान ही नहीं जाने दे रही है। और ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, ये हमारे हिंदू भाई, मुसलमान, सब कॉमन, पूरे मुल्क के जो भी इंडियन है, जो भी हिंदुस्तानी है, उसके लिए ये सोचने समझने की बात है कि आज 70 साल हो चुके हैं। अंग्रेज जिस कंडीशन में हिंदुस्तान को छोड़ के गए थे, हिंदुस्तान वर्ल्ड के टॉप 10 जो कंट्रीज होती है उसके अंदर शुमार होता था। 70 साल के बाद आज हमारा हाल ये हो चुका है कि वर्ल्ड की टॉप 100 कंट्रीज में भी हम नहीं आते हैं। हम अपने आप को इतना पिछाड़ चुके हैं। अंग्रेज जब मुल्क छोड़ के जा रहे थे तो एक इंडियन रुपये के अंदर 4 अमेरिकन डॉलर आते थे। एक इंडियन रुपीज में 4 अमेरिकन डॉलर आते थे। आज हमारी नौबत यहाँ तक पहुँच चुकी है कि 70 इंडियन रुपयों में 1 अमेरिकन डॉलर आता है। क्यों हमारी कीमत इतनी गिर चुकी है? जो यूके का पाउंड है उसमें और इंडिया की करेंसी में कोई फर्क नहीं था, बल्कि इंडियन जो रुपया है वो पाउंड से भी ज़्यादा महंगा होता था। आज पाउंड 110 रुपये का है और हमारा जो रुपया है वो पूरी तरह से टूट चुका है। क्यों? 70 साल पहले जितनी गरीबी नहीं थी, आज़ादी मिलने के बाद में भी जब मुल्क हमारे हवाले हो चुका है, उसके बाद भी इतनी गरीबी, इतनी फाका कशी। रात को मैं वही जी न्यूज़ जो हमेशा मुसलमानों के बारे में जहर उगलता है, मुझे लगा शायद आज भी कुछ बताएगा ये, तो मैं ख़ास तौर पे उसको देखने लगा। उसने उसके अंदर ही ये मालूमात दिया। जो सुधीर चौधरी हमेशा गवर्नमेंट की तायद में बात करता है, पता नहीं रात में क्या हो गया था, उसने पूरी के पूरी बात गवर्नमेंट के अगेंस्ट में करके ये बताया कि हिंदुस्तान के अंदर 40 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको 2 वक्त में पेट भर के खाना नहीं मिलता। 30 करोड़ से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो रात में भूखे सोते हैं, जिनके घरों पे खाना ही नहीं होता है।
और हिंदुस्तान के अंदर 50 करोड़ लोग ऐसे हैं जो फुटपाथों के ऊपर, रेलवे स्टेशनों के ऊपर, जो ब्रिजों के नीचे, जो झुग्गी बस्तियों के अंदर जो जो प्लास्टिक होता है उसका टाट डाल के घर बना के अपनी जिंदगी गुजारते हैं, 50 करोड़ से ज्यादा। और उसी ने बताया अपनी रिपोर्ट के अंदर कि हिंदुस्तान की लीडरशिप सही नहीं होने की वजह से, क्योंकि ये लीडर लोग अपनी नाकामियां छुपाते हैं। ये खेत में काम करने वाले लीडर बनने के बाद इनके बच्चे कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड में पढ़ने के लिए जाते हैं, और तुम्हारे मेरे बच्चे वही नगर परिषद के स्कूल के अंदर पढ़ते हैं, वही कॉरपोरेशन के स्कूल में पढ़ते हैं। ये पहले चाय बेचने वाले, मेहनत मजदूरी करने वाले, जब ये गवर्नमेंट में आ जाते हैं, लीडर बन जाते हैं, तो फिर बड़ी बड़ी कंपनियों में इनकी पार्टनरशिप होती है, फिर इनके बच्चे 100-100 करोड़ के मकानात और बंगले खरीदते हैं। और तुम्हारे मेरे बच्चे वो ये हम लोग सोचने में रहते हैं कि भाई इसको कहीं पे तो भी छोटी मोटी एक आधी नौकरी मिल जाए तो इसकी ज़िंदगी बन जाएगी। ये सब बेसिक मुद्दे हैं। ये आज 70 साल बाद में भी अगर हमारे यहाँ से गरीबी नहीं गई, फाका कशी नहीं गई, तो मुझे बताओ इस मुल्क में कौन से मुद्दे अहम हैं? पर्सनल लॉ और कॉमन सिविल कोड का मुद्दा, मस्जिद और मंदिर का मुद्दा, या फिर हमारे मुल्क के ये जो कॉमन हालात है कि दवाखाने बीमारों से भरे हुए हैं। 70 साल के बाद में भी मुल्क के कई गांव ऐसे हैं जिन गांव में इलेक्ट्रिसिटी अभी तक पहुंची नहीं है, जिन गांव में आज तक पुल नहीं बने, जिन गांव में रोड नहीं है, रास्ते नहीं हैं। भूख और फाका कशी की वजह से लोग मर रहे हैं। मैं अपने एक सबक में पिछले दिनों में बता चुका हूं, बांदा जो यूपी के अंदर एक ज़िला है, वहाँ पे एक आदमी सिर्फ खाना नहीं होने की वजह से वो बेचारे का 4 दिन के बाद में इंतकाल हो गया, क्योंकि वो कहीं से भीख मांगने के लिए जब घर के बाहर निकला मजबूर होके, तो चक्कर आके ज़मीन पे गिर गया और पेट में दाना नहीं था, जगह पे मर गया। और वो अकेला नहीं, रोजाना ऐसे सैकड़ों लोग सिर्फ भूख की वजह से मरते हैं, भूख की वजह से। एक आदमी देखने के लिए मिला, बोले मैं ईंट और पत्थर खाता हूं, क्यों? मेरे पास रोटी नहीं है खाने के लिए। आज हमारा ये हाल हो चुका है मेरे मोहतरम बुजुर्गों। ये सब चीज़ें हमारा मीडिया ज़्यादा हम लोगों को बताता नहीं, क्यों? अगर वो ये बताएगा तो गवर्नमेंट ने ये जो मुद्दे उठाए हुए हैं वो हमको उलझाने के लिए, इसीलिए तो 70 साल से वो हमको उलझा के अपनी गवर्नमेंटें उन्होंने मजबूत बनाई हुई है। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, ये बेसिक मुद्दे हैं। ये हमारी गवर्नमेंटों, हमारी जो गवर्नमेंटें हैं, मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई ये आप कहाँ पड़े हुए हैं? पर्सनल लॉ अंग्रेज़ों के ज़माने से है, जो चलते आ रहा उसको चलने दो, उसको अपने हाल पे छोड़ दो। जो अंग्रेज़ों के ज़माने से जो काम चल रहा है, और फिर उसको 1971 के अंदर बाज़ाब्ता गवर्नमेंट की तरफ से उसको पूरी तरह से जो है रेगुलाइज किया गया, और वो गवर्नमेंट ने उसके अंदर आप तब्दीली भी नहीं कर सकते कॉन्स्टिट्यूशन के ज़रिए से, क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें छेड़छाड़ करना, मतलब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और दूसरे लोगों ने मिलकर जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, वो कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना है। ये कर ही नहीं सकते आप। हिंदुस्तान के अंदर जो कानून हमारा बना हुआ है और हर एक को जो बराबर के हुकूक दिए हुए हैं, तो वो सब चीज़ों को रहने दो, आप इनके ऊपर ध्यान दो। मगर हो ये रहा है, वो इन पे हमारा ध्यान नहीं जाने दे रहे हैं। अरे हमको सोचने की बात है, हमारे आजू बाजू में जो दूसरे गरीब मुल्क थे, आज वो हमारे से आगे जा चुके हैं। कल यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट आई कि दुनिया में सबसे भूखे देश, जिस मुल्क में सबसे ज़्यादा भूखे रहते हैं, उनमें कौन कौन से मुल्क है? तो आपको सुन के हैरत होंगी, उसमें चौथा नंबर पाकिस्तान का है और 8वां नंबर इंडिया का है। मतलब ये दोनों मुल्क जो हमेशा अपने मुल्क की पब्लिक को खाली जंग के नाम पर और लड़ाई के नाम पर और एक दूसरों से डराते रहते हैं, इन्होंने लोगों को इतना गरीब बना दिया कि पाकिस्तान फ़कीरों, गरीबों और भीख मांगने वालों की लिस्ट में चौथे नंबर पे चला गया, और इंडिया उस लिस्ट में 8वें नंबर पे है। आपको सुन के हैरत होंगी, हमारे पड़ोस में जो दूसरे मुल्क है, जैसे नेपाल है, जैसे बर्मा है, जैसे और मुल्क है, वो मुल्क उनका 50वां और 70वां नंबर है, वो इतने नीचे है। मतलब ये है कि उनके मुल्कों में भी उन्होंने ये तमाम चीज़ों को काबू में किया, हम अपने मुल्क से गरीबी और फाका कशी को काबू में नहीं कर सके। हांगकांग में आज से 30 साल पहले लोग मच्छियाँ पकड़ा करते थे, वहाँ की पूरी कौम मछेरों की कौम थी। लेकिन आज वहाँ पे इंग्लैंड, लंदन, न्यूयॉर्क से ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुका है। क्यों हुआ?
क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंटों ने जो बेसिक चीज़ें हैं उस पर ध्यान दिया। वहाँ पे ये लड़ाई झगड़े नहीं किए उन्होंने कॉमन और पर्सनल लॉ की। उन्होंने जो चल रहा था उसको अपनी जगह पे रहने दिया और मुल्क को और पब्लिक को डेवलप किया। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, मुसलमानों से भी मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अल्लाह के बंदो, जब हम वोट देते हैं उससे पहले ज़रा अक्ल का इस्तेमाल किया करो। और हमने हर इलेक्शन में रहबरी की है कि किसको वोट देना है, क्योंकि हमको मालूम है कि जो फ़िरका परस्त ताकतें हैं वो अगर आएंगी वो फाका कशी गरीबी नहीं दूर करेंगी, वो उल्टा मुस्लिम दुश्मनी के लिए हर वो काम करेंगी जिससे मुसलमानों को नुकसान हो। जैसे हमारी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने हाई कोर्ट से मुसलमानों को जो 5% रिजर्वेशन मिला हुआ था तालीम के अंदर, हाई कोर्ट के मिले हुए रिजर्वेशन को उन्होंने असेंबली के जरिए से खारिज करा दिया, कैंसल करा दिया। मुझे बताओ, जो हाई कोर्ट से मिला हुआ रिजर्वेशन था उसको उन्होंने ख़त्म कर दिया, तो फिर हमारा ये धरने आंदोलन दे के और मोर्चे निकाल के आज क्या फ़ायदा है? मिली हुई चीज़ हमसे छीनी जा रही है। इसके लिए हम जब वोट देते हैं ना तो अक्लमंदी का याद रखो, फ़िरका परस्त ताकतों को कुर्सी से दूर रखने के लिए हमारे वोट कितना असर रखते हैं ये हमको मालूम होना चाहिए। वरना याद रखो, आज जितने भी फ़िरका परस्त थे वो एक प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं और हम बिखर चुके हैं। याद रखो, बिखरने, ये वक्त बिखरने का नहीं, मुत्तहिद होने का है। और मुसलमान अपने अकेले के बेस पे कुछ नहीं कर सकते। हमको उन पार्टियों के साथ में खड़े होना पड़ेगा और उन पार्टियों को साथ में लेकर काम करना पड़ेगा जो सेक्युलर पार्टियां हैं। और हमने हर इलेक्शन में रहबरी की। पश्चिम बंगाल और आसाम के इलेक्शन में हमने बाज़ाब्ता, मेरा सबक नंबर 191 है, 191, आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। हमने खुले लफ्ज़ों में ममता बनर्जी को सपोर्ट किया, मौलाना बदरुद्दीन अजमल को सपोर्ट किया। अल्हम्दुलिल्लाह, पश्चिम बंगाल के लोग गरीब ज़रूर है मगर माशाअल्लाह अक्लमंद, होशियार और बेदार मगज़ है। लोगों ने खुल के ममता बनर्जी को वोट दिया। आज दुनिया जानती है वो ममता बनर्जी इंडिया की सबसे बड़ी सेक्युलर लीडर, जिसने वहाँ के हर इमाम को 2500 रुपये, हर मुअज्जिन को 1500 रुपये भत्ता गवर्नमेंट की तरफ से तय किया। उर्दू को दूसरी सरकारी ज़ुबान का दर्जा दे दिया। उसके अलावा अभी वहाँ पे जो दुर्गा पूजा थी उस वक्त में उसने तमाम पिंडाल वालों को एक टाइम लिमिट दे दी कि भाई इसके बाद में शोर शराबा करना नहीं, ये टाइम है, इसके पहले पहले तुम्हारा सब खत्म हो जाना चाहिए, ताकि एक दूसरा मुसलमानों का प्रोग्राम शुरू होने वाला था, दोनों प्रोग्राम एक दूसरे से ना टकराए, पूरे हमारे मुल्क में प्यार का, अमन का, कायदे कानून का और कानून व्यवस्था का सिस्टम बाकी रहे, उसके लिए उन्होंने ये कदम उठाया। ऐसी अगर सेक्युलर लीडर हर रियासत में होंगी ना, हर स्टेट के अंदर, तो कहीं पे लोग भूखे नहीं मरेंगे। आज यही तो ममता बनर्जी के जैसे लीडरों की वजह से पश्चिम बंगाल के लोग गरीब जरूर है लेकिन वो भूखे नहीं हैं। आप याद रखो, बिहार इलेक्शन के टाइम पे हमने खुल के नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव गठबंधन को सपोर्ट किया। वहाँ के एक बड़े आलिम साहब ने मुझे मैसेज करके रिक्वेस्ट की थी कि मौलाना आप इस पे एक बयान दो। मैंने बाज़ाब्ता एक सबक रिकॉर्ड करके भेजा और मैं तारीफ करूंगा बिहार के आवाम की, उन्होंने माशाल्लाह खुल के उनका सपोर्ट किया। अरे लोग महफूज है, भले ही गरीब है, चलो ठीक है, हमको वो चीज़ मंजूर है, लेकिन कम से कम महफूज तो है। उर्दू को दूसरी सरकारी ज़ुबान का उन्होंने दर्जा दे दिया, हमारी ज़ुबान तो महफूज है। वहाँ पे तो पर्सनल लॉ नहीं, बल्कि बिहार के अंदर तो ये हाल है कि वहाँ पे जगह जगह पे इमारत शरइया की ब्रांचें हैं, हर हर गांव के अंदर, और गवर्नमेंट ने उसको लीगलाइज किया हुआ है। यहाँ तक कि मेरे एक दोस्त बताने लगे कि सिर्फ मुसलमान नहीं, गैरों के भी तलाक वगैरह के मसले मसाइल जो है इमारत शरइया के अंदर आते हैं। इससे ज़्यादा आपको अमन वाला माहौल कहाँ मिलेगा? और ये कब होगा? जब मुसलमान अक्लमंदी से अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। लोकसभा के टाइम पे यूपी में मुसलमानों का पूरा वोट बैंक जो है वो तितर बितर हो गया। एक मुसलमान भी लोकसभा में वहां से जीतकर इसलिए नहीं आ सका क्योंकि हमारा इत्तेहाद बाकी नहीं रहा और फिरका परस्त पूरी लीड से आ गए। और अभी भी यूपी के इलेक्शन है। यूपी का मुसलमान अगर अक्लमंद और होशियार है तो बजाय बटने के बटोंगे तो जूते खाओगे। और याद रखो, ऊपर जो गवर्नमेंट हमारी आएगी वो इसी तरह से हमको पीटेंगी और इसी तरह से नए नए कानून बनाएंगी। हम कुछ नहीं कर सकते, वो लीगलाइज करके ये चीज़ें करेंगी।
यूपी के मुसलमान अगर अक्लमंद है, होशियार है और मेरा मैसेज उन तक पहुंच रहा है तो तमाम से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग मायावती के साथ में खड़े रहो। मेरा फुल सपोर्ट मायावती जी को इसलिए है क्योंकि वो अकेली लीडर ऐसी थी जिसने मुसलमानों पे गोश्त के नाम पे होने वाले जुल्म सितम के खिलाफ पार्लियामेंट के अंदर 2-2 और 3-3 दिन तक आवाज लगाई थी। और वो अकेली लीडर ऐसी है, अभी इलेक्शन से पहले ही उन्होंने 60 मुसलमानों को टिकट दे दिया है। तो इसके लिए मेरी रिक्वेस्ट है, याद रखो हम ऐसे सेक्युलर लीडरों को साथ में लेकर अगर चलेंगे तो ही हम हालात का मुकाबला कर सकते हैं। अल्लाह मुझे आपको सही फहम अता फरमाए, सही समझ अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।